हेलो, कौन कौन मौजूद है? अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। आई होप यू हैड योर चाय। आगे नफीसा ताहिर, आप अपनी मेरी पहली क्लास में नहीं थी? यार सायरा, मुझे पता है आप इधर ही हो, लेकिन आई एम आस्किंग दिस नफीसा ताहिर। शी वाज नॉट इन माय प्रीवियस क्लास। मैं आई थी। ओके। 14 लोग हो गए हो तो मैं स्टार्ट करूं? दिल्ली सर्वर रोल नंबर 9। मैम प्रेजेंट हूँ बेटा, मुझे मालूम है आप प्रेजेंट हो। चलो, अब हम शुरू कर रहे हैं एनोरेक्टल एब्सेस। एनो इज योर एनल, ठीक है। दिस इज योर एनल एंड दिस इज योर रेक्टम, रेक्टल, एंड योर एब्सेस इज समवेयर हियर ओनली। ठीक हो गया? ये आपका एनोरेक्टल एब्सेस बिल्कुल कॉर्नर पे। इट्स सो पेनफुल बेटा, बैठो तो लग पता जाए तो। ओके, ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को पता है क्या हो सकते हैं? There comes the introduction. ठीक है? Your introduction says anorectal abscess represent infection of the soft tissue surrounding the anal canal. It surrounds the anal canal. अभी फिलहाल ये बाहर की तरफ है, right? And anal canal and rectum with the formation of discrete abscess cavity. And then many anorectal abscesses coincide with fistula in ano, right? अब क्या है? Look at the picture.
ठीक है, अब आप नीचे ये पिक देखो, उस पिक में लिखा नजर आएगा दिस इज योर नॉर्मल रेक्टल ग्लैंड्स। ठीक है, जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, दिस इज योर नॉर्मल रेक्टल ग्लैंड्स। ठीक है, और ये जो येलो पार्ट अब थोड़ा सा नजर आ रहा है, इसके और इसके अंदर आप डिफरेंस देखो तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर एप्सिस है। अभी ये एप्सिस जो है वो बाहर की तरफ नहीं आया, ये अभी अंदर ही अंदर है। ठीक है, यू कांट फिडल विद इट, उसके साथ आप फिडलिंग नहीं करो। इट्स वेरी पेनफुल डेफिनेटली। ये कैसी जगह पे दाना निकल आता है जहाँ पे आप आराम से बैठ नहीं सकते हो, एंड देन शर्म के मारे यू डोंट इवन टेल एनीवन। ऐसे ही होता है ना, हमारे पेरिनियल साइड पे अगर कोई फिशला निकल आए, कोई एब्सिस बन जाए, वी हार्डली टेल एनीवन। हम अपने करीबी दोस्त को भी बताने से घबराते हैं कि कहीं ये मेरा मजाक ना हो। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसको ये छोटा सा एब्सिस बना हुआ था। अब उसको ये लोग कहते हैं पीचे का दाना, पता नहीं अभी अब पीछे का दाना क्या है। उसने मुझे कहा, तंग आके उसने मुझे कहा कि मैम इनको मना करें, ये मुझे ना छेड़ती हैं। ये तुम्हें क्या छेड़ती हैं? ये मुझे कहती है पीछे का दाना है, इसको निकलो। मैंने कहा क्यों छेड़ते हो भाई उसको पीछे का दाना से, बुरी बात है, यू नो। एंड देन आई टोल्ड हर कि व्हेन यू कम, मैंने हॉस्पिटल, ये चूंकि नर्सिंग कॉलेज में था तो एयर रिंग्स मिलते थे ऊपर स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए क्या एयर रिंग क्या होता है, कैसे होता है। देन आई प्रोवाइडेड हर विद द एयर रिंग। ठीक है, ताकि जो वो दाना है वो उस एयर रिंग के सेंटर में चला जाए और बैठने से उसको तकलीफ ना हो, क्योंकि फिर वो दब लगती है ना, and then it's very painful. तो I could realize, अपने आप को उन पेशेंट्स की जगह पे रख के देखो कि उनको बैठना पड़ जाए, और वो सीट्स हम आप लोगों को तो यहाँ पे सोफा सीट्स मिले हुए हैं ना, वहां पर दूसरे कॉलेजेस में ऐसे सोफा सीट्स नहीं मिलेंगे आपको। आप तो लेट लेट के लेक्चर लेते हैं, टांगे लंबी करके, ऐसे करके लंबे होके आप लोग तो लेक्चर लेते हो। तो वहाँ दूसरे हॉस्पिटल्स कॉलेजेस में ऐसा कुछ नहीं है, उनको प्रॉपर सीट्स मिलते हैं, वो जो आर्म सीट होते हैं जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं, एंड द सीट इज मेड विद द वुडन सीट्स होते हैं या प्लास्टिक के सीट्स होते हैं, दे आर वेरी पेनफुल, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो उसको फिर मैंने उस तरीके से उसको प्रोवाइड किया सो दैट शी कैन सिट एंड टेक लेक्चर इन अ कंफर्टेबल मैनर, बजाय इसके कि वो कभी इस तरह हो रही है कभी इस तरह हो रही है। शी हैड टू गो फॉर हर IND। ठीक है, सर्जरी के लिए उसको जाना पड़ा था। बट just think that it is so this dana is on a very bad area. Okay, now the second picture you can see there is an this abscess. ठीक है, ये साइड पर आपको ये जो जितने भी लाइट ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल एब्सेस, राइट। और यही एब्सेस अगर ये अंदर की तरफ बर्स्ट कर जाए तो ये आपके रेक्टम में चला जाएगा, ये जो इनसे जो रास्ता बनाएगा तो ये सीधा आपके रेक्टम में चला जाएगा। सो दैट दैट इज हाउ इट इज नोन एज एनोरेक्टल एब्सेस। एनो इज योर एनस, रेक्टम आपके रेक्टम में यहाँ पर एक एब्सेस बना हुआ है, ये यहाँ से बीच में से रास्ता बनाएगा और आपके रेक्टम तक चला जाएगा। ठीक है, द गुड पार्ट इज दैट कि उसकी जो फ्लो है दैट इज टुवर्ड आउटसाइड। ठीक है, आप सर के बल तो लेटोगे नहीं, तो जो अगर आप बैठोगे खड़े हो जाओगे जो भी है, तो फ्लो इज ऑन द आउटर साइड, तो उसमें ये फायदा एक हो जाता है। लेकिन फिस्टुला बन गया, ये बड़ी बुरी बात है। नाउ यू कैन सी द फिस्टुला, दिस इज द एब्सेस हियर इन द आपको नजर आ रहा है ये वाइट एरो के साथ, राइट। और ये फिस्टुला बन गया, वो अगर
उसको थोड़ा सा उसने परे किया, थोड़ा सा इसको ओपन किया, तो उसके अंदर एब्सेस बना है। Then anorectal abscess is a collection of pus in the area of the anus and rectum. एनस और रेक्टम के बीच में आपको क्या मिल रहा है? एब्सेस मिल रहा है। हो गया? अगर किसी को, अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी को ये एब्सेस हुआ हो तो बेटा प्लीज आप जाके, अगर किसी को नहीं बताना तो आप पर्ची बना के उधर डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को जरूर दिखाएं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ताकि ये ज्यादा खराब ना हो जाए। कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। बेटा कोई भी जख्म कहीं भी हो, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करोगे क्रॉनिक हो जाएगा। क्रॉनिक होने से मतलब है वो मेलिग्नेंट हो जाएगा, फिर आपकी बम्पी काटनी पड़ जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। Yeah. Normal anatomy demonstrate anywhere from 4 to 10 anal glands lying at the level of the dentate line, which divides the squamous epithelium distally and the columnar epithelium proximately. ठीक है, ये उन्होंने उसको बताया है कि आपका ये पेरिनियल एब्सिस सबक्यूटेनियस एब्सिस है, इंट्रास्फिंक्टर एब्सिस है और ये इस्क्योरेक्टल एब्सिस है। ये इन्हीं के बोन से ये सुप्रा एलिवेटर एब्सिस है। यहाँ पर राइट पे भी हो सकता है, लेफ्ट पे भी हो सकता है। सो ये सारे आजू बाजू इसके आपको रेक्टल एब्सिस मिल रहे हैं। All right, obstruction of these glands by debris leads to stasis. Debris आपका क्या है? आपके जो ये सारे बाउल के अंदर जो मवाद इकट्ठा हो जाता है, सारा वेस्ट, ठीक है, तो वो वहां पर डेब्रिस जो है वो स्टैक हो जाते हैं, वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है और फिर वो ग्रोथ जब बढ़ जाती है तो वो एब्सेस फॉर्म करती है, जो कि एक्सटेंड करती है कहाँ तक? आपके स्फिंक्टर ग्रूव तक चली जाती है, बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है। और फिर उसके बाद फ्रॉम दिस प्लेस द एब्सेस कैन स्प्रेड अलोंग वेरियस पोटेंशियल स्पेसेस। ओके, यहाँ पर देखते हैं। अब ये क्या है कि जो सारा मवाद है इधर आके इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। अब जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उसने बताया है कि ये यहाँ पे बैठ के क्या करते हैं, सारा डेब्रिज इकट्ठे करते हैं, कचरा इकट्ठा करते चले जाते हैं। कचरा इज व्हाट योर एक्सक्रीटा, योर फीसेस, ठीक है। वो सारा इकट्ठा करने के बाद क्या होता है, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है, एजेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है एजेंट्स की। आप लोगों ने किधर जाना है, आप लोगों ने किधर किधर कौन से ग्रुप में, इंस्टिंक्टिव ग्रुप में जाके बैठना है, कौन से इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर में जाके बैठना है, ठीक है। सो बैक्टीरिया को मैंने कहा हुआ है एजेंट, तो ये एजेंट जो है इनको वहां पर जो जितना डेब्रिज है, जो भी आपका खाया पिया है और आपने अभी तक स्टूल नहीं पास किया, तो वो ज्यादा देर तक रहने की वजह से क्या हो जाता है, एजेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। एजेंट जो है फिर बाद में मीटिंग करके कहते हैं कि चलो कहाँ जाके बैठना है, इंटरनल एक्सटर्नल और पता नहीं एक्सटेंड करेंगे हम जरा अपनी फौजी इधर उधर भेजेंगे, तो ये सारे जो है अंदर फैलना शुरू हो सकते हैं। फ्रॉम दिस स्पेस द एब्सेस कैन स्प्रेड अलोंग वेरियस पोटेंशियल स्पेसेस, और फिर यहीं से इन्हीं एजेंट्स की वजह से वो जो एब्सेस है वो क्या करता है, दूसरे हिस्सों में जाके बैठना शुरू करता है, अपनी जगह बनाना शुरू करता है। देखो एजेंटों की कहानी। ओके, आगे चलते हैं।
अब क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एन रेक्टल एब्सिस में रेक्टल एब्सिस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर autonomic location. The following are the most common location. अब हमने इस तस्वीर में भी देखा था, पेरिनियल है, स्क्योरेक्टल है, इंटरस्फिंक्टेरिक है और सुप्रालिवेटर है, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर. This is the supralevator abscess. This is the perineal abscess. This is the intersphincteric abscess and ileoischial abscess. कि जहाँ जहाँ बैठते हैं मामा अपने झंडे गाड़ देते हैं. सो ये उनकी लोकेशन है, ठीक है। वो कहते हैं तालिबान की लोकेशन किधर है, इधर इधर उनकी लोकेशन. हम कहते हैं एजेंट्स कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ यहाँ बैठे हुए हैं, पेरिनियल में बैठे हैं, स्क्लेरोरेक्टल में बैठे हैं, इंट्रास्फिंक्टेरिक एरिया में बैठे हुए हैं, सुप्रालिवेटर में वो सारे बैठे हुए हैं. सो दो ऑल दीज एजेंट्स आर बीइंग लोकेटेड ऑन द हियर. सुप्रालिवेटर एब्सेस है, ये आपने उस वक्त यहाँ पे देखा था, ठीक है. सुप्रालिवेटर है, deep postnatal space sepsis. Postnatal space sepsis बिल्कुल आपके UV तक पास करते हैं. इसी तरीके से आप देखो तो ये लीमन चुचारी स्फिंक्टेरिक मसल्स का से तो यहाँ पर एक एब्सेस बैठा हुआ. एंड देन दिस इज द पेरिनियल, ठीक है. आपको मैंने तस्वीर दिखाई थी, वो पेरिनियल एब्सेस है. देन थोड़ा सा कॉर्नर के ऊपर चले जाओ, देन सुप्रालिवेटर एब्सेस. ठीक हो गया, ओके. ओके, आगे चले. Pathophysiology. Perirectal abscess and fistula represent anorectal disorder rising predominantly in 90% of cases from the obstruction of anal crypts, possibly involving increased sphincter tone. Infection of the low static granular secretion result in superination and abscess formation within the anal gland, typically the abscess, forming initially in the intersphincteric sphincter, intersphincteric space and then spread along adjacent potential spaces. Okay. अब हम देखेंगे कि ये जो फिस्टुला है, ये फिस्टुला पहले कहाँ पर था. ये आपके एनल क्रेफ्ट्स जो होते हैं, पॉसिबली इन्वॉल्विंग द इंक्रीज स्फिंक्टर टोन, जहाँ पे हम स्फिंक्टर मसल से कहते हैं, ये सारे वहाँ की बात होता है. एंड देन इन्फेक्शन ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द नो नोन होगा के एन डब्ल्यू. स्टैटिक ग्लैंडुलर सिक्रीशन जो है वो रिजल्ट करता है आपके सुपरयूएशन एंड एब्सेस फॉर्मेशन विद इन द ग्लैंड्स. एनल ग्लैंड्स होते हैं, उस एनल ग्लैंड्स के ऊपर ये एब्सेस बनने शुरू हो जाते हैं. और ज़्यादातर उन्होंने कहा है कि स्फिंक्टेरिक स्पेस है वो उनकी पसंदीदा जगह है इन एजेंटों की, वहां जाके बैठने के लिए. और फिर वहां से वो जब बैठ जाते हैं तो फिर एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर देते हैं. इनके जो आपको जो दिया हुआ है
स्पेस दिया हुआ है, उसके अंदर फिर आपको निकालना है ये स्पेस एंड देन स्प्रेड अलोंग द एजेस, चेक इन पोटेंशियल स्पेस में जाके वहां पे बैठ जाते हैं। बेटा एक मिनट, need to keep something in my mouth, ठीक है? क्यों भला? It is because my throat is getting very dry. Okay, now let's see the causes of anal abscess, ठीक है? Both aerobic and anaerobic bacteria, ये जो एजेंट जो ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के बगैर होते हैं, ये लोग जो है रिस्पॉन्सिबल हैं और पाए जाते हैं फॉर द एक्सेस फॉर्मेशन के लिए। अब जो एनएरोबिक है, एरोब्स हैं, एनारोब्स जो है द मोस्ट कॉमनली इम्प्लीकेटेड आर द बैक्टीरियट्स, फ्रेजिल्स, क्या है, फ्रेगिल्स, स्टेप्टोकोकस, ये सारे उसके एजेंटों के नाम हैं। एंड क्लॉस्ट्रिडियम, ये जो है ये बगैर ये ऑक्सीजन के साथ एनारोबिक, ऑक्सीजन के बगैर ये सारे एजेंट ऑक्सीजन के बगैर रह सकते हैं, और जो ऑक्सीजन के साथ होते हैं एरोबिक वो स्टेप्टोकोकस ऑरियसिस है, स्टेप्टोकोकस है, एक स्टेफ्लो है, एक स्टेप्टोकोकस है, और एस्केरिया कोलाई जो है ये एरोब्स हैं। इनको ऑक्सीजन की जरूरत है। जो दूसरे डाइवर्स हैं, एजेंट्स हैं, ये एजेंट जो है ये कहते हैं ऐसी की तैसी हम बगैर ऑक्सीजन के भी काम कर सकते हैं। अब उसके अंदर वो कहता है कि जो उसका जो वजह बनती है वो ब्लॉक ग्लैंड्स इन द एनल एरिया। ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाए तो क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन बनाना शुरू, एब्सेस बनाना शुरू कर देता है। अब इन्फेक्शन ऑफ एन एनल फिशर, फिशर्स क्या होते हैं? फिशर्स होते हैं जैसे ओके नाउ लेट्स सी, दिस इज माय हैंड ना, इसके अंदर आपको क्या कहते हैं इसको, लेसरेशन हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे सारी लेसरेशन है, दैट इज फिशर्स एनल में, ठीक है? एक्सेस नहीं है वो, लेकिन क्या है कि वो लेसरेशन सी हो गई है। बनती कैसे है? कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है और आप हार्ड स्टूल पास करते हो तो क्या होता है कि आपका एनल एरिया जो है वो सारा, ठीक है, ल्यूमन है ना, टाइट है। ये बाज लोग बहुत बिग स्टूल पास करते हैं, ठीक है, तो वो जिस्म फट जाता है थोड़ा सा, ठीक है? तो जब वो फट जाता है
तो वहां पर थोड़ा सा जख्म बन जाता है। जब वो जख्म ठीक नहीं होता तो वो जख्म खराब होने की वजह से इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया? आवाज आ रही है? तो जब वो स्किन फटती है तो वहां पर क्या है, सारा गंद आके बैठना शुरू हो जाता है। ये सारे एजेंटों को जगह मिल जाती है, वो जाके वहाँ वो खाओ पियो ऐश करो मौजा करो। ये एजेंट्स जाके वहाँ बैठ जाते हैं और वहाँ बैठ के क्या करते हैं, मौज मस्तियाँ करते हैं। मौज मस्तियों से क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीडी, ये भी एक कॉज बनता है। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है? थ्रू सेक्स। सेक्स कौन कर रहा है? दूसरा बंदा कर रहा है। दिस कैन बी इन मेल एंड फीमेल एज वेल। अब ये जो होमोसेक्सुअल हैं वो रेक्टम का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और बाहर के सारे एजेंट जो हैं वो उसके रेक्टम में, ठीक है। और वो रेक्टम में जाके अपने, चूंकि ये लोग जो छोटे बच्चों को पकड़ते हैं, ठीक है, आप देखो तो आपको भी कॉमनली, सबसे ज्यादा कॉमनली मिलेगा कि दे डू हैव सेक्स विद द स्मॉल बॉयज, ठीक है। मर्द मर्द के जो होमोसेक्सुअल है, जो मेल है, they use the rectum for the boys, and what happens, there comes the fissures। वो उसमें जब फिशर्स हो जाएंगे, ये छोटा बच्चे का छोटा रेक्टम है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सारा फट जाएगा, तो सब लेसरेशंस आ जाएंगे। अब उस लेसरेशन के अंदर क्या होते हैं, ये एजेंट्स जाके बैठ जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, एब्सेस, इन्फेक्शन करते हैं। इन्फेक्शन के बाद एब्सेस होना शुरू हो जाते हैं। मैं कल टीवी पे, कल देख रही थी, परसों टीवी पे देख रही थी, नो यूट्यूब पे देख रही थी कि वो जो है ये लोग बकायदा पैसे कमाने के लिए भी ये दे डू गो फॉर सेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर से सारे एजेंट कहाँ जा रहे हैं, रेक्टम में जा रहे हैं। देन कम्स द ट्रॉमा, बहुत बुरा ट्रॉमा। वो जो स्केट्स करते हैं, ठीक है, अब चलो आप खुली जगह पे स्केट कर रहे हो, दैट इज ओके, बट व्हेन यू टेक रिस्क फॉर स्केटिंग ऑन द, यू नो, जो सीढ़ियाँ चढ़ने की जो छोटी सी पीढ़ी, वो सीढ़ी सी बनी होती है, रेलिंग बनी होती है, उस रेलिंग के ऊपर जंप करके तो आप नीचे आ रहे हो। व्हाट हैपेंस इफ यू गेट दिस बैलेंस, कई दफा मैंने देखे हैं, when they get this balance, tha on the perineal area, very bad, okay। Sometimes you go and have a fall on something, you know, on the ground. It can be due to fight also, okay। When these men fight, they fight like, you know, like animals। उनके अंदर पता नहीं इन लोगों के अंदर इतना बुरा क्यों आ गया, देन दे खुदे मुक्के जो भी है, ट्रॉमा आ जाता है। डीप रेक्टल एब्सेस में भी कॉज बाय इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। अब जो डीप है मीन्स ये तो सिर्फ आगे की तरफ है ना, थोड़ा सा रेक्टम के ऊपर चले जाओ तो ये कॉन्स डिजीज, डाइवर्टिकुलाई, ठीक है, इनकी वजह से ये एब्सेस बन जाता है। अभी हमने कॉन्स डिजीज पढ़ी थी, हमने प्रीवियसली डाइवर्टिकुलाइटिस भी पढ़ा था। तो ये चीजें भी क्या करती हैं, डीप रेक्टल एब्सेस पैदा करती हैं। अब जो सिग्मोइड कोलन आ जाता है, दैट इज द डीप साइड ऑफ द क्या कहते हैं, एब्सेस, रेक्टम। एक तो आपको देखते हो ना वो रेक्टम है ये,
ठीक है। लेकिन एक आप ऊपर की तरफ चले जाओ तो आपके पास सिग्मोइड कोलन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको वो सारे ये सारा कुछ मिलता है। अभी हमने पढ़ा था कॉन्स डिजीज में, तो ये लोअर साइड पे, लेकिन रेक्टम से थोड़ा सा हायर साइड पे आपको ये एब्सेस वगैरह मिलेगा। गुड हो गया, याद आ गया। ब्लॉक गैंस है, इन्फेक्शन है, एसटीडी है, ट्रॉमा है, कॉन्स डिजीज या डायवर्टिकुलाइटिस जो है, डीप रेक्टल एब्सेस जो है, दे आर द कॉजेज ऑफ रेक्टल एब्सेस। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर में क्या कुछ आ जाएगा? कीमोथेरेपी, मेडिसिन यूज टू ट्रीट कैंसर। कीमोथेरेपी होना चाहिए था, हीमो कहाँ से आ गया? सिर्फ कीमोथेरेपी है, ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे। कीमोथेरेपी की वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज में भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि डायबिटीज में जो शुगर की मात्रा है वो ज्यादा है, और वो जहां भी जाके बैठ जाएगी वहां पर एजेंट्स आके वो क्या कहते हैं, वो शुगर पार्टी मनाएंगे, और उसमें क्या होता है कि एब्सेस बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी फैट भी ज्यादा होती है। ठीक है, बम्पी की थोड़ी सी फैट ज्यादा, तो उनको भी मजा आता है कि यहाँ पे बैठ जाओ। ठीक है, सो नीड टू कीप योरसेल्फ क्लीन। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में हमने कॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह पढ़ा था। उसके वजह भी एक बन जाती है कि आपको कोरेक्टल एब्सेस हो सकता है उसकी वजह से भी। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मेडिसिन जो लोग यूज करते हैं उनसे भी हो जाता है। उसकी वजह क्या बनती है उसका तो मुझे नहीं पता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से, लेकिन ये है कि उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि उस मेडिसिन की वजह से हो सकती है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, अब जब इम्यून सिस्टम कमजोर है तो समझो आपकी अंदर की फौज भी कमजोर है। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो हम कहते हैं, हमारे अंदर के जो पुलिस मैन है वो बाहर के से लड़ाई कर सकते हैं, बाहर से आने वाले एजेंटों के साथ वो झगड़ा कर सकते हैं, उनको मार भगा सकते हैं। लेकिन जब वो खुद ही बीमार होकर पड़ जाए, कमजोर हो जाए, तो वो बाहर से आने वाले जरासीम के साथ कैसे लड़ाई करेंगे? सो जो उनका इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाए, सच एज HIV और एड्स। ये HIV और एड्स जो है ये जाके अटैक ही आपके इम्यून सिस्टम को करते हैं। ठीक है, ये जो फौजों, ये जो बाहर के एजेंट्स हमारे मुल्क में अटैक करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो सबसे पहले क्या करते हैं, पुलिस के ठिकानों को उड़ा रहे होते हैं, पुलिस को हटा रहे होते हैं। ठीक है, कि इनकी फौजें कमजोर पड़ेंगी तो हम लोग अटैक कर सकेंगे। हो गया, ओके। रिस्क फैक्टर में हमने देखा कीमोथेरेपी की वजह से, डायबिटीज की वजह से, IBD की वजह से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मेडिसिन की वजह से, और वीकन इम्यून सिस्टम की वजह से। WIS, ये इसे याद रखो, WIS इज वीकेंड इम्यून सिस्टम। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है इसके। सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या है? स्वेलिंग है, कांस्टेंट थ्रॉबिंग पेन है विद स्वेलिंग, स्वेयर होगा उस वक्त जब आपको पॉटी आ जाएगी। ठीक है, खांसी करोगे जोर पड़ता है, एंड जब बैठोगे तो फिर लग पता चलता है।
तो ये तो उसके सिम्टम है। खुद से इमेजिन कर दो कि जहाँ पे एक एब्सेस है वहाँ पे पेन है, कांस्टेंट पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, ठीक है, और थ्रॉबिंग पेन है, क्योंकि पस है तो आपको वो टीसें पड़ रही होती है, थ्रॉबिंग पेन है, ठीक है। फिर अब पॉटी आ गई, पॉटी आ गई, पॉटी ने अपने प्रेशर से ही आना है और उसने छेड़ते हुए जाना है खामखा को, उसके पास और कोई और रास्ता नहीं है। वो गलत रास्ते पे आके बैठ गया, उसका कसूर नहीं है, ठीक है। तो उसने तो अपना गुजारा करना है और वो जब गुजरेगा तो छेड़ता जाएगा उसको। अब पॉटी नहीं है तो आपको मैं क्या किया, खांसी आ गई, खूब खांसी, जैसे खांसी की तो नीचे प्रेशर पड़ा, थ्रॉबिंग पेन फिर शुरू हो गई, ठीक है। आपने कहा अच्छा क्लास में भी जाना है, बैठना है, यहाँ पर तो आप लोग लेट के पढ़ रहे होगे, ठीक है, बिस्तर में घुसे हुए अपना मोबाइल ऑन करके तो अपना हाजिरी भी लगा ली और साथ लेट लेट के हमने क्लास भी ले ली। तो उसमें क्या है कि आप एटलीस्ट लेटे तो हुए हो, लेकिन क्लास में हो तो आपको हर हाल में बैठना है, तो बैठने से पेन होगी। अब इस पेन को दूर करने के लिए आपके पास होना चाहिए ईयररिंग, या घर से अपने साथ एक छोटा पिलो लेकर आओ, कुशन लेकर आओ, ताकि आप उसके ऊपर बैठ सको, अगर तो आप लोगों को ये हार्ड सीट्स मिली है। ओके, अदर सिम्टम्स में आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम द रेक्टम, फटीग है, फीवर है, नाइट स्वेट्स है, चिल है, रेडनेस, पेन, हार्ड टिश्यू इन द एरिया ऑफ एनस एंड टेंडरनेस, ठीक है। ये सारी अब कॉन्स्टिपेशन को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है, फीवर को इसलिए किया हुआ है, क्योंकि इनकी वजह ये आपको नजर आएगा, कॉमन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन से डार्क हार्ट स्टूल है वो आपका पेन करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से भी ये बन सकता है, फिशेस बनेगा, इन्फेक्शन होएगा और फिर एब्सेस बनेगा, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखना, एब्सेस कैसे बन रहा है, एब्सेस आपके चोट लगने से हुआ, आपके साथ फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो गई, इन्फ्लामेशन के बाद वो एब्सेस बनना शुरू हो गया। अब जब एब्सेस बन जाए तो आपको पता है कि उसके अंदर पस और ब्लड होगा, जो एब्सेस है उसके अंदर क्या है, पस और ब्लड है। अब ये पस और ब्लड जो है ये क्या करता है, थ्रॉबिंग पेन करता है। अब जहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी आपको नजर आएगा उसके सराउंडिंग में रेडनेस है, ठीक है। सो रेडनेस है, हाथ लगाओ तो पेनफुल है, आप थोड़ा सा दबा, हल्का सा दबा के देखो तो हार्ट टिश्यूज जो है वो एनएस के साइड पर आपको हार्ट टिश्यूज मिलेंगे, लेकिन हाथ लगाने से भी वो पेनफुल है। नाइट स्वेट इसलिए है क्योंकि रात को जब आप सो रहे हो तो सोते सोते में आपको पेन हुई है, तो वो इतनी पेन थी कि आपको पसीना छूट हो गया। हमारे पास एक पेशेंट था साहिवाल में जब मैं थी, तो आप यकीन करो हमारे वो पेशेंट, मैं आईसीयू में ड्यूटी कर रही थी और कॉरिडोर में इस कदर बदबू क्या हो गया समझ में नहीं आया। फिर मैंने पूछा कि ये बदबू क्यों है इतनी ज्यादा, फिर पता लगा कि हमारे पास एक इमरजेंसी में, उस वक्त मेरी इमरजेंसी में ड्यूटी थी, मुझे बड़ा ही अफसोस है कि मैं नहाने क्यों चली गई। मैं नहाने गई और अपनी बहन को कह के गई कि देखना कोई कॉल ना आ जाए, ठीक है। तो कहती तू फिक्र नहीं कर, तू जाके नहा और अगर आ गई तो मैं चली जाऊंगी। तो मेरी बहन चली गई थी मेरी जगह। अब उस इमरजेंसी में एक लड़का आया था जिसको जिसकी झगड़ा हो गया था वो कोई बहुत सारे लोगों के साथ। अब वजह क्या बनी झगड़े की कि इस लड़का, ये जो लड़का आया था, इसको इसने किसी लड़की को छेड़ा, ठीक है।
इस लड़की को छेड़ने पर उसने जाके अपने भाइयों को बताया, ठीक है। उसके भाई और उसके भाई के दोस्त सारे इकट्ठे हुए और उसको उन्होंने घेरा नेक्स्ट डे, तो पता नहीं उसी दिन, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको घेरा और घेर के क्या किया, उसकी उसकी पहले तो उन्होंने की टिंड, फिर उसके काटे ये आईब्रोज, सारे आईब्रोज वगैरह काटने के बाद उसको लटाया उल्टा, उल्टा लटा के तो उन्होंने जो ये पता नहीं पेप्सी की बोतल थी कि कोको कोला की बोतल थी, दे जस्ट इंसर्टेड इन हिज रेक्टम, ठीक है। वो शुक्र करो बोतल टूटी नहीं, ठीक है। वो फिर जना पता नहीं किस हालत में हॉस्पिटल आया, और हॉस्पिटल में आके उसके फिर डॉक्टर ने जब रेक्टल एग्जामिनेशन किया तो वो जना वहाँ पर एक्सरे करवाया, तो उसके अंदर जना कोको कोला की बोतल वो आ जाएगा। डॉक्टर कहते हैं किसने पीनी है, तो बुरी बात, चलो लटाओ इसको, उसको थोड़ा सा एनेस्थीसिया देके उसकी सिग्मोइडोस्कोपी की, और सिग्मोइडोस्कोपी के बाद उसका सिग्मोइडोस्कोप के साथ उन्होंने वो फोर्सेप्स डाल के उसको किसी तरीके से बड़े आराम से लुब्रिकेट करके तो वो बॉटल बगैर क्रैक किए निकाल दी। और बदबू कैसी थी, बदबू इन्फेक्शन की वजह से थी, ठीक है। और वो इतनी ज्यादा बदबू थी कि वो बेचारा करीब दरवाजे की तरफ मुंह नहीं करके लेट सकता था, क्योंकि सबको उसकी हिस्ट्री का पता लग गया था। अब उस शौक शौक में लोग जाके देखते हैं कि हम देखें उस लड़के को कि वो कैसा, शुक्र है मैंने की गई, लेकिन बड़ी बदबू थी उसमें। ठीक हो गया था, उसको वापस भेज दिया, बट यू कैन सी कि भी बहुत सारी वजह भी, क्या क्या वजह बन सकती है, ठीक है। तो उसका इस किस्म का उसका ट्रॉमा हुआ था। बहरहाल टेंडरनेस है, पेनफुल है, हार्टिंग है, ये सारा कुछ हम पहले भी रिपीट कर सकते हैं। आप उसका टेस्ट क्या करोगे, एग्जाम क्या करोगे, रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे, प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी करोगे, सीटी स्कैन करोगे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीजें आप करने के बाद उसको ट्रीट करोगे, ठीक है जी। Treatment में the problem rarely goes away on its own. Antibiotic alone usually cannot treat an abscess. उस abscess को आप सवाई ड्रेन करने के, ठीक है, एक छोटा सा कट लगा के उसको ड्रेन कर दो और उसको फिर एंटीबायोटिक्स देके, हाई एंटीबायोटिक्स वगैरह देके तो आप उसको ठीक कर सकते हो। सर्जरी टू ओपन एंड ड्रेन द एब्सेस, ये वही जो मैंने आपको बताया, IND इंसिजन एंड ड्रेनेज, यहाँ पे उन्होंने ओपन एंड ड्रेन एब्सेस किया हुआ है। तो अगर वो एब्सेस अच्छा खासा पक गया है तो क्या करते हैं डॉक्टर, छोटा सा इंसिजन देते हैं और प्रेस करके वो अंदर से सारे एजेंटों को बाहर निकाल देते हैं। अब सर्जरी इज डन यूजिंग लोकल नमनेस मेडिसिन। लोकल में वो एब्सेस कहीं का भी हो, उसको अगर आपने ड्रेन करना है तो उसके लिए आप लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। अब लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है कि इट्स अ स्प्रे। मुझे मुझे समझ में नहीं आता था कि ये लोकल क्या चीज़ है। जब मेरी OR में ड्यूटी लगी तो फिर मैंने देखा कि वो एक स्प्रे होता है, ठीक है। और वो स्प्रे करो तो उसमें से इतनी ठंडक होती है, इतनी ठंडक से जैसे अपने बर्फ का स्प्रे मार दिया अच्छा सा, ठीक है। तो वो बर्फ का स्प्रे करने से क्या हो गया, वो जगह सारी सुन्न हो गई, ठीक है। जब जगह सुन्न हो गई तो डॉक्टर ने छोटा सा इंसिजन दिया, उसको थोड़ा सा प्रेस किया और सारा ड्रेन हो जाता। वो ऐसे है कि रेक्टम के वो क्या कहते हैं नीचे गॉज रख दो और फिर ऊपर से आप उसको पुश करो एब्सेस को, तो वो सारा ड्रेन होके आपके उस टिश्यू पे ये जो वॉश जो 4x4 है उसके ऊपर सारा चला जाएगा, बजाय इसके के नीचे सारा गंद करे। तो वो उसमें इस तरीके से सफाई से निकाल के तो उसको मेडिसिन,
and then with the medicine to make you sleepy, along with the medicine जैसे spinal या general anesthesia may be used. आईएनडी करनी है तो अगर तो अपर साइड पे एब्सेस चला गया थोड़ा सा हायर साइड पे तो ठीक है, लेकिन अगर लोकल साइड पर है तो लोकल एरिया पे आप थोड़ा सा उसको स्प्रे करके भी ड्रेन कर सकते हैं। सर्जरी इज मोस्ट ऑफन एन आउट पेशेंट प्रोसीजर है, ये जब आ जाए तो उनको एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाहर बार ओपीडी में ही उसको छोटा सा लोकल एनेस्थीसिया दे के ड्रेन करके पैड लगा के और फिर उनको क्या कहते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स दे देते हैं एंड collection to deep and may need to stay in hospital until the ओके। और अगर आपका पास ड्रेन करके पस बहुत ज़्यादा निकली है या पेशेंट का एब्सेस बड़ा है तो उसमें वो क्या करते हैं कि पेशेंट को वो कहते हैं कि हॉस्पिटल में रहो जब तक ये एब्सेस जो है कंप्लीटली ड्रेन ना हो जाए, क्योंकि अभी बाज एक ही झटके में तो सारे एजेंट नहीं निकलते, थोड़े थोड़े करके निकलते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ये सारे एजेंट जब अच्छे तरीके से निकल जाएंगे फिर हम छुट्टी देंगे, और जब तक वो उसको सिक्स बार देना, मेडिसिन लगाना, मेडिसिन इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स वगैरह देना, वो सारा कुछ वो उस वक्त तक कर रहे होते हैं। आफ्टर सर्जरी यू नीड वार्म सिक्स बाथ, वही मैंने आपको बताया वार्म सिक्स बाथ देते हैं, उसमें से उसकी पेन रिलीव हो जाती है, स्वेलिंग रिमूव हो जाती है और जो एब्सेस है उसको ड्रेन होने में आसानी हो जाती है, क्योंकि सारा कुछ नरम हो जाता है सिक्स बाथ लेने से, वो सारा ड्रेन हो जाता है। ड्रेन एब्सेस आर यूजुअली लेफ्ट ओपन, नो स्टिचेस आर नीडेड, क्योंकि अगर स्टिच लगा देंगे तो एजेंट के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, तो एजेंट को तो निकलते रहना चाहिए, इसलिए वो इतना छोटा एब्सेस होता है कि उसको वो खुला छोड़ देते हैं ताकि ये सारे एजेंट बाहर आ जाए। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी है, पेन के लिए भी ऑइंटमेंट है, लेकिन सिक्स बाथ सबसे बेस्ट है, क्योंकि उस पानी के अंदर हम थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते थे जिसमें पेशेंट सिक्स बाथ लेता होता था। You may need stool softener, practice good hygiene, eat soft or liquid food until abscess has healed. अब क्या होता है कि आपको ज़रूरी है ट्रीटमेंट में कि आप उसको कोई दवाई दो जिससे उसका जो स्टूल है वो पतला होके बाहर निकले। हार्ड स्टूल होगा तो वो क्या करेगा और ज़्यादा तकलीफ पैदा करेगा। सो मेक श्योर कि आप लोग खाना भी जो खाओ वो ऐसा खाना खाओ जो कि ड्रेन होना आसान हो जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जख्म है और पीछे से आप हार्ड स्टूल पास कर रहे हो तो वो एक तो जो इंसिजन दिया है वो भी बड़ा हो जाएगा, जो पॉटी है उसका भी कुछ जरे आपके जख्म में चले जाएंगे और वहाँ पे इंफेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तो कोशिश करना है कि सॉफ्ट स्टूल हो, प्रैक्टिस करो गुड हाइजीन की, ठीक है। वो बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना गुड हाइजीन नहीं रखते, सो यू नीड टू कीप योर पेरिनियल एरिया साफ सुथरा, whether it's मेल और फीमेल, ठीक है। ओके, एंड देन आपको लिक्विड सॉर्ट ऑफ डाइट लेनी चाहिए जब तक आपका ये जो एब्सेस है वो हील ना हो जाए। असेसमेंट हम पीछे सारी असेसमेंट देखा है कि पेरिनियल एरिया में वो आपके एबनॉर्मेलिटीज में बगैर एनेस्थीसिया के काम नहीं हो सकता, पसी डिस्चार्ज है, पेरिनियल इरिटेशन है, के फिस्टुला बन गया है, दीज आर ऑल द साइंस ऑफ इनोरेक्टल फिस्टुला की। इंस्पेक्शन में आपने एक्सटर्नल ओपनिंग और फिस्टुला को विजिबल किया, देखा, रेडनेस एलिवेशन ऑफ ग्रैंडुलेशन टिश्यू विद प्रेवलेंट डिस्चार्ज ऑन कंप्रेशन, तो आपने कंप्रेस किया तो बहुत सारा गंद निकला जैसे। palpate and palpate the track, nothing that there is a hardening cord like structure,
आपको उसको पैल्पेट भी करना है, देखना है कि कहीं से वो और भरा बैठा तो नहीं हुआ, तो उसको भी आपने साबित करना है। Abscess appears as swollen red tender mass at the edge of the anus। और उन्होंने बताया है कि एक टेंडर मास है जो कि आपको इनू के गिर्द मिलेगा। Provide privacy and foster dignity and interacting with these patients। प्राइवेसी प्रोवाइड करो क्योंकि उस पेशेंट ने अपना पेरिनियल एरिया जो है उसकी पेशेंट डॉक्टर के सामने अगर नंगा हो रहा है तो उसकी डिग्निटी रखते हुए आपने क्या करना है, कमरे से बाहर निकल आना, पेशेंट को पोजीशन में करके यू कम आउट so that patient can examine the patient and patient will be free to talk। ठीक है, inform patient to every step of the procedure। आप पेशेंट को कंप्लीटली बताओ कि डॉक्टर आपके लिए क्या करेगा। So that then he is provided provide comfort during the examination। अब अगर आपको डॉक्टर आप बाहर नहीं जाते हैं, आप अंदर ही हैं डॉक्टर को असिस्ट कराने के लिए, तो मेक श्योर कि आप पेशेंट को भी उतना ही अच्छे तरीके से क्या करें, ट्रीट करें। क्योंकि क्या होता है कि ये पेशेंट को ठीक से ट्रीट नहीं करते और फिर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारा इलाज अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, सो आपको पेशेंट को फ्री ट्रेनिंग में बताना है। पेन एक्यूट रिलेटेड ये उसका ठीक है, लेकिन एज एविडेंस नहीं दिया उसने। ठीक है, तो हम उसको करेंगे केयर प्लान को। encourage the patient respond। ये सारा उसने बताया है कि पेशेंट को 12 से 24 आवर्स तक पोस्ट ऑपरेटिवली किस तरीके से ट्रेन किया। ठीक है, आपको जब इन बातों का पता लग जाएगा, इंकरेज करोगे पेशेंट को कि यूरिनेट करे, अवॉइड करोगे कैथराइजेशन इफ द पेशेंट इज spontaneous use by using of स्पोस्ट्रीज। ठीक है, स्पोस्ट्रीज यूज करने से क्या है, अंदर तक उसका रेक्टम जो है वो लुब्रिकेट होता है बॉडी टेम्परेचर से। वो जो स्क्वेमस ये जो है क्या कहते हैं, रॉकेट है इस रॉकेट को क्या कहते हैं, लेग्जिटिव कहते हैं। ठीक है, इसको हम मैं बचपन में रॉकेट कहती थी, क्योंकि अगर कभी कॉन्स्टिपेशन होता था तो मम्मी नर्स थी, तो जब कॉन्स्टिपेशन होता था तो मम्मी हमें लग्जेटिव ही देती थी, ये उल्टा लटाया और कहा कि लेटे रहो कुछ देर तक। अब जाके मैं सोचती हूँ कि वो उल्टा क्यों लेटाती थी, उल्टा इसलिए लेटाती थी कि वो लुब्रिकेट जो है वो आपके पूरे रेक्टम को लुब्रिकेट कर देता है और आहिस्ता करके वो सारा बाहर निकल। अगर एकदम आप उठ के खड़े हो जाओगे तो वो स्लिपरी होता है, तो वो सारा बाहर की तरफ ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है। ओके, सो आपने उसको अपने पेशेंट को किस तरीके से तैयार करना है, इंकरेज करना है, और फॉलोइंग प्रोसीजर के लिए आपने पेशेंट को 6 बार के लिए जब ऑपरेशन ये इंकरेज करना है। ड्रिंक क्लियर वाटर आफ्टर नोजिया एज पास, क्लियर ग्लूकोज के बाद उसको नोजिया वॉमिटिंग से भी आपने बचा के रखना है। और फिर आपने इमीडिएटली जो सबसे बड़ा काम करना है आफ्टर द प्रोसीजर, before the patient enters the unit, place a dry sterile dressing on the surgical site, provides। ओके, आपने पेशेंट को प्लास्टिक इंफ्लेटेड यूनिट ऑन द चेयर। अब जब आप पेशेंट को लेके जा रहे हो ऑपरेशन रूम में, मेक श्योर कि कुर्सी पे आपने वो एयर रिंग रख दिया है जो डोनट शेप का होता है। ठीक है, ताकि उसके बैठने से कहीं वो दाना पिचक ना जाए। ठीक है, बर्स्ट ना हो जाए। सो उसको आपने लेके जाना ताकि डॉक्टर छोटा सा इंसिजन देके, छोटा सा एनेस्थीसिया देके उसको फारिग कर सके।
एज सुन पेशेंट टॉलरेट करता है एक्टिविटी को, एक्टिविटी का मतलब है जो पेशेंट खुद से आ सकता है, चल फिर सकता है, आप उसके लिए उसको पेशेंट को आप उस पर ट्रेन करें थोड़ा सा, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से बचा के रखो, टीच पेशेंट हाउ टू कीप द पेरिनियल एरिया क्लीन। ये सारी मैं बातें आपके साथ कर चुकी हूँ, लेकिन आपने आपको मुख्तसर सा बता देती हूँ कि आपने पेशेंट को टीच करना है, अपने पेशेंट को टीच करना है कि वो अपने आप को कैसे साफ रखें। एक्सप्लेन कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करना है, फ्लूइड अपने पेशेंट को करना है, अच्छे से पिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट द योर क्लास एनोरेक्टल एब्सेस। आई सेंड यू द वो, और अभी मैं क्लास बंद